दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा की ओर से अभिवादन है आपका। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अक्सर टॉपिक पूछ लिया जाता है रासो काव्य धारा। रासो काव्य धारा पर 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि जो रासो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी साहित्य की रचनाओं में लगभग बहुत सी रचनाओं में रासो शब्द कहां से पड़ा। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है रासो काव्य धारा की विशेषता क्या है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रासो काव्य धारा की परंपरा पर चर्चा करें। इसके अलावा एक विवादित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आदि काल में कई रचनाओं में रासक शब्द है, कई रचनाओं में रासौ शब्द है, कई रचनाओं में रास शब्द है और कई रचनाओं में रासो शब्द है। तो क्या ये शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं? दोस्तों, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने आदिकालीन साहित्य की रचनाओं में रास, रासक, रासौ और रासो जैसे शब्दों को देखने के बाद यह निर्णय लिया या यह तर्क दिया कि वास्तव में ये शब्द अलग अलग नहीं। देखा जाए तो ये शब्द क्षेत्रीय या बोलीगत उच्चारण के कारण अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रजभाषी है तो वह गया नहीं गयो बोलेगा। कोई भोजपुरी भाषी है तो वह गईल बोल सकता है। कोई मगही भाषी है तो वह गलई बोल सकता है। अलग अलग बोलियों में कोई बोली आकार बहुल होती है, कोई उकार बहुल होती है, कोई इकार बहुल। ठीक उसी प्रकार आदिकालीन साहित्य में रचनाओं में जो रास, रासक, रासौ और रासो जैसे शब्द देखे गए, वास्तव में रास शब्द या रासो शब्द के ही अलग अलग बोलीगत परिवर्तन है। तो पहली बात यह कि ये शब्द अलग नहीं, एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारित रूप हैं। दोस्तों, एक दूसरी बात कि ये शब्द आए कहां से। आलोचकों ने, इतिहासकारों ने, हिंदी साहित्यकारों ने इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। हिंदी साहित्य में सबसे पहले इतिहास लिखने का श्रेय गारसा द तासी को जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई एंदोस्तानी नामक पुस्तक को लिखा था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो रासो शब्द है वह राजसूय से उत्पन्न हुआ शब्द है। अब यदि गौर करें तो आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी के बीच की है। इस समय ना तो ऐसे यज्ञ प्रचलित थे, राजसूय, वाजपेय, ऐसे यज्ञ खत्म हो चुके थे। अब यदि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि पर बात करें तो उस साहित्य में यज्ञ के लिए कोई जगह आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो फिर गारसा द तासी महोदय की यह धारणा उचित नहीं जान पड़ती है। ऐसे ही पंडित नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से माना। अब आप समझ सकते हैं कि रसिकता या रसिक का अर्थ श्रृंगार लोलुपता होता है। क्या आदिकालीन साहित्य के केंद्र में सिर्फ रसिकता है? क्योंकि आदिकालीन साहित्य में आप देखेंगे सिद्धोनाथों की धार्मिक रचनाएं भी, रहस्यात्मक धार्मिक रचनाएं जो सामाजिक रूढ़ियों, सामाजिक पाखंडों पर प्रहार करती हैं। यदि आप देखें तो आदिकालीन साहित्य में वीरता परक रचनाएं भी थी, दरबारी परिवेश में लिखी गई।
उनमें देखें तो अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाओं में मनोरंजन की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, और हाँ, कहीं ना कहीं श्रृंगार भी है। तो नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द को यह मान लिया कि यह रसिक से उत्पन्न है, तो इसका अर्थ कि रासो रचनाओं के साथ न्याय नहीं हो सकेगा। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द को रासायन से उत्पन्न माना और कहीं ना कहीं रासाबंध की भी चर्चा की। रासाबंध एक प्रकार से कविता में छंद बद्धता की प्रक्रिया है, और अगर रासायन शब्द को समझें तो आदिकालीन साहित्य में रासायनिक योगदानों का कोई लेना देना नहीं था। किस प्रकार का रसायन, यानी शुक्ल जी की भी मान्यता तर्क संगत नहीं जान पड़ती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा शारदा तनय जी ने यह माना कि यह रासो शब्द नाट्य रासक से उत्पन्न हुआ। यदि बात करें हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य में नाटकों की शुरुआत 19वीं शताब्दी यानी भारतेंदु युग से हुई। हाँ, संस्कृत साहित्य में नाटक अवश्य थे। नाट्य विधा का संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसार हुआ। आप कालिदास, भास जैसे नाटककारों के विषय में भली भांति जानते। लेकिन हिंदी साहित्य के आदि काल में न तो नाटक लिखे गए, न नाटकों का कोई प्रयोजन था। यदि आप माने कि आदिकालीन साहित्य दरबारी साहित्य है, तो भला दरबारी परिवेश, दरबारी प्रयोजन के अनुरूप नाटक विधा हो भी नहीं सकती। दोस्तों, पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द को राजयश से उत्पन्न माना, लेकिन देखें तो उनकी यह धारणा भी कहीं ना कहीं सीमित है। राजयश से सिर्फ दरबारी रचनाओं की जानकारी मिलती है। अगर आदिकालीन साहित्य के साथ न्याय की बात हो या आदिकालीन साहित्य को समग्र रूप में देखने की बात हो, तो आदिकालीन साहित्य सिर्फ दरबारी नहीं है, और न ही रचनाकार सिर्फ दरबारी परिवेश में थे। सिद्धोनाथों जैसे रचनाकारों ने गैर दरबारी रचनाओं को लिखा। इनकी रचनाएं तो दरबारों के विरोध में, और शायद यही वजह है कि कबीर ने सिद्धोनाथों से प्रेरणा ली। तो राजयश से भी रासों को उत्पन्न मानना उचित नहीं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की सर्वाधिक वैज्ञानिक परिभाषा देने की कोशिश की। उन्होंने चंद बरदाई के एक पद का उल्लेख करते हुए यह माना कि रासो शब्द रस से उत्पन्न है, रसों से उत्पन्न है। और तब उन्होंने लिखा, चंद बरदाई का पद था, रासौ असंभु नवरस सरस चंदु छंदु किय अमीय सम, श्रृंगार वीर करुणा विभच्छ भय अद्भुतः संत सम। चंद बरदाई ने लिखा था कि यह रासो शब्द अपने आप में उत्पन्न है, और इसी का अनुसरण करते हुए मैंने सरस कविता में इसका प्रयोग किया, छंदबद्ध किया रासों को, और फिर चंदू यानी चंद बरदाई, इन 9 रसों के प्रयोग से यह रासो उत्पन्न हुआ। इसलिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी भी मानते हैं कि आदिकालीन रचनाओं में रसों का प्रयोग आप देख सकते हैं। लगभग सभी रसों पर वहां कविताएं लिखी गईं। दरबारी परिवेश में भी यदि देखा जाए तो रसों के प्रति सामंजस्यवादी या विविधता मूलक दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिख दिया था कि आदिकालीन साहित्य का स्वर विविधता मूलक है, अंतर विरोध मूलक है, यानी रसों में भी विविधता थी। दोस्तों, अब बात करते हैं आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने यह माना कि रासो रचनाओं
की उत्पत्ति का एक तात्कालिक कारण था। उन्होंने आदिकालीन साहित्य को वीर गाथा काल नाम देते हुए यह तर्क दिया कि आदिकाल की काल सीमा विक्रम संवत 1050 से 1375 तक रही है। आदिकाल की सुदीर्घ काल सीमा में साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति निश्चित या निर्दिष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि दरबारी रचनाकार अपने शासकों, सामंतों या अपने आश्रय देने वाले सामंतों की प्रशंसा में या उन्हें खुश करने के लिए कभी वीरता के पद गाते थे, कभी भक्ति के, कभी श्रृंगार के, कभी नीति के। यानी रचनाएं फुटकल थी, मुक्तक थी, अलग अलग शैली की स्वतंत्र छोटी छोटी रचनाएं थी शासकों, सामंतों को खुश करने के लिए। इसलिए शुक्ल जी लिखते हैं कि वीरता, भक्ति, नीति और श्रृंगार के फुटकल पद दरबारी रचनाकार अपने शासकों को दोहों में सुनाया करते थे, छोटे छोटे पद। परंतु जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र हुई, आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी यहां इतिहास का सहारा लेते हैं। लगभग 1000 के इर्द गिर्द इस्लामिक आक्रमण तीव्र हुए थे। तो जैसे जैसे मुसलमानों की चढ़ाइयां तीव्र हुई, यही दरबारी रचनाकार अपने आश्रयदाता शासकों, सामंतों की वीरता का प्रशस्ति मूलक चित्रण करना शुरू किया, उनका यशगान गाना शुरू किया, उनका चरित गान गाना शुरू किया। यही प्रबंध परंपरा। अब देखिए, पहले जहां रचना आदि काल में वीरता, भक्ति, नीति, श्रृंगार सब पर लिखी जा रही थी, वहीं अब शुक्ल जी के शब्दों में सिर्फ चरित गान करना शुरू किया गया। वीरता और यश का गान गाना शुरू किया रचनाकारों ने। और शुक्ल जी कहते हैं यही प्रबंध परंपरा। पहले छोटी रचनाएं थीं, अब वीरता को ध्यान में रखकर जो रचनाएं लिखी गईं वो प्रबंधात्मक होती गईं। इसलिए शुक्ल जी कहते हैं यही प्रबंध परंपरा अब रासों के नाम से जानी गई, और इसे ही ध्यान में रखकर मैंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। दोस्तों, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम रासो रचनाओं के आधार पर ही दिया था, और उन्होंने कुल 12 रचनाओं की गिनती गिनाई थी। यदि आप देखें तो उन्होंने तर्क दिया था कि इन 12 में से 3 रचनाओं को छोड़ दें, बिसल देव रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियों को, तो बाकी सब में वीरता की प्रवृत्ति प्रबल थी। और तब उन्होंने कहा कि यदि किसी काल विशेष में किसी प्रवृत्ति से संबंधित रचनाओं की बहुसंख्या हो तो उसी के आधार पर उस काल की प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है। किसी काल विशेष में किसी प्रवृत्ति से संबंधित रचनाओं की यदि बहुसंख्या हो तो उस काल का नाम दिया जा सकता है, उस काल की प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखकर ही शुक्ल जी ने एक तरफ रासो प्रबंध धारा का नाम दिया और दूसरी तरफ आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। दोस्तों, शुक्ल जी जिन 12 रचनाओं की चर्चा करते हैं, आप देखें तो उनमें भी रासो शब्द की बहुलता है। कैसे? यदि आप देखें तो पहली रचना से शुरू करते हैं विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो। देखिए सब नाम कैसे। जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, और भी रचनाएं हैं, विद्यापति की कीर्ति लता, कीर्ति पताका। दोस्तों, इन रचनाओं में भी रासो शब्द की आप बहुलता देखेंगे। फिलहाल शुक्ल जी की बात को या शुक्ल जी के द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल को आप सर्वाधिक प्रामाणिक या उचित माने या न माने, किंतु उन्होंने जो रासो शब्द की चर्चा की उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता झलकती है। हाँ, यह बात अलग है कि रासो रचनाएं सिर्फ वीरता परक ही नहीं थी, बल्कि धार्मिक रासो रचनाएं भी थी। जैसा कि हम लोगों ने आरंभ में ही इस बात को देखा कि
रचनाओं में रास शब्द भी है, रासक भी है, रासौ भी है, रासो भी है। यदि आप देखें तो जैन धार्मिक रासो रचनाएं भी लिखी गई थी। चंदन बाला रास, जीव दया रास, आप ऐसी रचनाएं देख सकते हैं। यदि आप हास्य व्यंग परक रासो रचनाओं की बात करें तो पाकुड़ रासो, खींचक रासो, गोधा रासो, उदर रासो, ऐसी रचनाएं भी लिखी गई। यदि आप लोक रचनाओं की बात करें तो लोक तत्वों से भरी रासो रचनाएं भी लिखी गई। आप देख सकते हैं अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। तो देखिए, किसी रचना में रासक भी है, किसी में रास भी है, किसी में रासो भी है, किसी में रासो भी है। दोस्तों, इन रासो रचनाओं की कुछ चर्चित विशेषताएं रही। सबसे पहली विशेषता, इनमें वीरता का अतिशयोक्ति मूलक चित्रण है। दरबारी रचनाकार अपने शासकों सामंतों का प्रशस्ति मूलक चित्रण कर रहे थे। उनके मनोरंजन के लिए एक तरफ उनका यशगान कर रहे थे तो दूसरी तरफ उन्हें श्रृंगारिक रचनाएं भी सुना रहे थे। इसलिए आप इन रचनाओं में देखेंगे कि शासक अतिशय बलशाली है और उसका दक्ष कवि उसके गुणों की प्रशंसा में अपनी पूरी प्रतिभा खर्च करता नजर आता है। आप चंदबरदाई के पद को देखें तो 4 बांस 24 हाथ अंगुल अष्ट परमान, एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। आप समझिए, यहां शासक की प्रशंसा है तो कवि अपनी भी प्रशंसा करता है। कवि कहता है कि मैं तो खड़े खड़े बता सकता हूं कि गोरी कितनी ऊंचाई पे बैठा है, लेकिन शासक की भी प्रशंसा है कि शासक शब्द भेदी लक्ष्य भेदी बाण चला सकता है। वह अंदाजे से बाण चला सकता है। वह नेत्रहीन है, उसकी दोनों आंखें गोरी के द्वारा फोड़ दी गई। दोस्तों, रासो काव्य धारा की दूसरी बड़ी विशेषता है वीरता और श्रृंगार का सामंजस्य। शुक्ल जी जैसे आलोचकों ने लिखा कि आदिकालीन साहित्य में वीरता और श्रृंगार दोनों को अलग करना मुश्किल था। ये रस्सी के 2 बाटों की तरह आपस में लिपटी प्रवृत्तियां थी। मानो जहां वीरता होगी वहां श्रृंगारिकता होगी। अब यदि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने लिखा कि आदिकालीन साहित्य की वीरता तो श्रृंगार से ही प्रेरित थी, विवाह और विलास से ही प्रेरित थी। शासकों ने जितने भी युद्ध लड़े उनमें से ज्यादातर युद्ध विवाह के लिए लड़े गए, कन्या हरण जैसे प्रयोजन के लिए लड़े गए। इसका अर्थ है कि इन रासो रचनाओं में वीरता और श्रृंगार के बीच सामंजस्य है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, उसमें मुंज की चर्चा की गई है, राजा भोज के चाचा। आप समझ सकते हैं कि रचनाकार ने शासकों की उन प्रवृत्तियों की चर्चा की। रचनाकार लिखता है कि एऊ जम्मू नगूह ग्यूं भड़ सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुणिया न माणिया गोरी गली न लग्गू। एक शासक कहता है कि वह जन्म समझो बेकार हो गया, अकारत हो गया, जिस जन्म में तलवार सिर पर गिरकर ना टूट जाए। क्या सिर नहीं, तलवार। तिखा तुणिया न माणिया, तेज घोड़े की सवारी, तुरीय तुरक से बना है यह श्रुति। तेज घोड़े की सवारी नहीं की और गोरी गली न लग्गू, सुंदर स्त्रियों का आलिंगन नहीं किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक शासक सुंदर स्त्रियों के आलिंगन यानी श्रृंगार प्रेमी है तो वह वीरता के लिए भी लालायित है, वह युद्ध प्रेमी भी है। दोस्तों, आदिकालीन रासो रचनाओं की एक तीसरी प्रवृत्ति है धार्मिकता। जैन रासो रचनाओं में यदि आप आसगु की रचना देखें, स्थूलीभद्र सूरी की रचना देखें, जीव दया रास, चंदन बाला रास, भरतेश्वर बहुबली रास, तो ये जैन धार्मिक रचनाएं रही हैं। इनमें जैन धार्मिकता की बात की गई, जैन धर्म
कि शिक्षाओं की बात की गई, सिद्धांतों की बात की गई, परंतु जो रचनाएं दरबारी रासो रचनाएं रही हैं उनमें भी धार्मिकता है। विद्यापति की यदि बात करें तो विद्यापति कृष्ण और राधा की भी चर्चा करते हैं पदावली में, तो अपनी रचना शैव सर्वस्व सार में शैव पंथ पर भी चर्चा करते हैं। और यदि गंगा वाक्यावली उनकी रचना को देखें तो उसमें शाक्त पंथ की भी चर्चा है। यानी चाहे जो भी संप्रदाय रहे हों, धर्म के जो भी सेक्ट्स रहे हों उस काल में, दरबारी रचनाकारों ने या गैर दरबारी रचनाकारों ने उन पे चर्चा कहीं ना कहीं की। बात करें चंद बरदाई की रचना में, पृथ्वीराज रासों में, तो आप देखिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की जेल में कैद है, दोनों आंखें फोड़ दी गई। उसे मालूम है कि जीवन का अंत निकट है, लेकिन इस अंतिम समय में वह प्रायश्चित के भाव से भरा हुआ है। उसे दो प्रकरण याद आते हैं, कन्ह प्रकरण और कैमास वध, कि कन्ह ने किस प्रकार शरणागत की हत्या करने के बाद भी कन्ह को कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन कैमास हरम में रहने वाली एक कर्नाटी दासी से प्रेम क्या कर बैठा, उसका सर कलम कर दिया जाता है। और तब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की जेल में प्रायश्चित के भाव से भर उठते हैं और अंत समय में ईश्वर को याद करते हैं, निराधार एक आधार करतार तू ही तो। यह समझा जा सकता है कि रासो रचनाओं में धार्मिकता की प्रवृत्ति भी थी। दोस्तों, चौथी प्रवृत्ति है रासो रचनाओं में ऐतिहासिकता। आचार्य शुक्ल ने रासो रचनाओं को स्वयं जाली ग्रंथ कहा था। पृथ्वीराज रासो को उन्होंने जाली ग्रंथ कहा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध ऐतिहासिक, अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ कहा। तो कुछ ऐसे भी आलोचक रहे हैं जो मानते हैं कि ये रासो रचनाएं प्रामाणिक रही हैं, खास करके पृथ्वीराज रासो आदि को। इसका एक मतलब है कि रासो रचनाएं कहीं ना कहीं प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के बीच झूल रही थी। इसका कारण है कि एक तो इनमें इतिहास के तत्वों का प्रयोग हुआ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास के साथ साथ इनमें कल्पनाओं का भी मिश्रण हुआ। रचनाकारों ने कथा को रोचक बनाने के लिए, कथा में उत्सुकता को भरने के लिए कथानक रूढ़ियों का भी सहारा लिया, सूक, सारिका, तोता, मैना, परी, अय्यार। तो आप समझ सकते हैं कि इससे रचनाओं की ऐतिहासिकता निश्चित तौर पे संदिग्ध होगी। इन रचनाओं में जितने युद्धों की चर्चा की गई है, इन रचनाओं में जिन पात्रों की चर्चा की गई है, यदि आप गौर करें तो इतिहास पुस्तकों में इतने युद्धों का वर्णन नहीं मिलता, उन पात्रों का वर्णन नहीं मिलता। यानी रासो रचनाओं की घटनाएं पूरी तरह इतिहास सम्मत नहीं। इसलिए शुक्ल जी ने स्वयं मान लिया कि रासो रचनाएं प्रामाणिक नहीं, और तभी शुक्ल जी पर एक व्यंग भी किया बाद के आलोचकों ने कि शुक्ल जी की नजर में जो रचनाएं अप्रामाणिक थी, उन्हीं रचनाओं के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, और सिद्धोनाथों की जो रचनाएं प्रामाणिक थीं उन्हें शुक्ल जी ने साहित्य से बहिष्कृत कर दिया। दोस्तों, रासो रचनाओं की कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी हैं, जैसे राष्ट्रीयता का अभाव। देखा जाए तो रासो रचनाएं जिस वीरता की चर्चा करती हैं, आदिकालीन की वह वीरता या तो क्षेत्रीय वीरता थी, या स्वार्थ पर आधारित थी, या कन्या हरण, मान मर्दन के लिए वह वीरता प्रयोजित थी। आप देखें तो छोटे छोटे क्षेत्र ही क्षुद्र स्वार्थों से भरे हुए थे। यहाँ कालिंजर, अजमेर, चित्तौड़ जैसे क्षेत्र के लिए ही शासक लड़ मर रहे थे, आपस में लड़ मर रहे थे। यदि आचार्य द्विवेदी की बात करें तो वीरता में भी कमी आई थी। उन्होंने लिख दिया कि अब आपस में या परस्पर लड़ने मरने वाली जातियों की संख्या भी अत्यंत संक्षिप्त हो गई थी। स्वार्थ से प्रेरित थे सामंत, इसलिए राष्ट्रीयता का भाव जन्म नहीं लिया था।
यही मुद्दा भी बनता है कि रीतिकालीन साहित्य भी दरबारी है, किंतु रीतिकालीन साहित्य में आप देखें तो वहां आपको वीरता की प्रवृत्ति राष्ट्रीयता से जुड़ी दिखाई पड़ सकती है। भूषण की रचनाओं में आप हिंदू अस्मिता और राष्ट्रीयता की झलक देख सकते हैं, किंतु आदिकाल में राष्ट्रीयता भी नहीं आई थी। दोस्तों, रासो रचनाएं प्रबंधात्मक भी हैं, ज्यादातर रासो रचनाएं प्रबंधात्मक हैं। रासो रचनाओं की भाषा यदि आप देखें तो पश्चिमी अपभ्रंश और खड़ी बोली के निकट है, हालांकि कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग है। लेकिन एक चीज तो तय है कि रासो रचनाओं में ज्यादातर पश्चिमी अपभ्रंश का प्रयोग मिलता है। रासो रचनाओं में डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों का प्रयोग आप देख सकते हैं। डिंगल शैली वीरता चित्रण की शैली है, मूर्धन्य ध्वनियों पर आधारित होती है, जबकि पिंगल शैली श्रृंगार चित्रण की शैली है, ब्रजभाषा पर आधारित होती है। यदि रासो रचनाओं की अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनमें कड़वक शैली और कथानक रूढ़ी को भी देख सकते हैं। दो छंदों के मिश्रण को कड़वक शैली कहते हैं और रचना में मानव पात्रों के साथ मानवेतर पात्रों तोता मैना परी आदि की चर्चा की जाए तो इस प्रक्रिया को कथानक रूढ़ी कहती है। तो ये थी रासो काव्य धारा की विशेषताएं। आपने आज देखा कि रासो परंपरा कैसे जन्म ली, रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, रास, रासो, रासो, रासक शब्द में क्या अंतर है और रासो काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या रही। इन्हें खूब प्यार से 2-3 बार सुन करके लिख डालिए। जहां दिक्कत हो फिर बात कीजिए, हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक बने रहें। नमस्ते दोस्तों।